अरे बच्चों, आप लोगों के लिए एनएमएस के लिए अगला टेस्ट आप लोगों के लिए 05 लेके आया हूँ। आप लोग विज्ञान के 6, 7, 8 का पूरा रिवीजन मैं इसी के साथ कराना चाह रहा हूँ और निश्चित रूप से आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बच्चों, आप लोग साथ में लगे रहें, रीजनिंग पे भी पूरा फोकस करें, सोशल पे भी फोकस करें। चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक तल की दूरी कम से कम कितने मीटर होनी चाहिए? तो बच्चों इसमें सी ऑप्शन 16.6 मीटर सही जवाब है। आप लोग देखिए क्या सही जवाब आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग 5 कर दिया करिएगा, फिर उसके बाद जवाब सुनिएगा मेरा। मैं जान के इसलिए टिक नहीं करता हूँ। जल में ध्वनि की चाल वायु की तुलना में क्या होती है? तो बच्चों इसमें भी सी ऑप्शन है, अधिक होती है, क्योंकि जल का घनत्व वायु की तुलना में अधिक होता है। निम्न में से असत्य कथन पहचानिए। पहला है, कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति निम्न तथा निम्न तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है। तो इसमें बच्चों आप लोग सोचिए और 5 करिए, फिर सुनिएगा इसका उत्तर अपना प्रयास करके। इसका सही जवाब है बच्चों डी, क्योंकि उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति उच्च होती है तथा निम्न तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है। चलिए आगे देखते हैं। पटाखों को छुड़ाने पर रासायनिक ऊर्जा किस किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो बच्चों इसमें आपका सही जवाब है, आप लोग इसको वीडियो पॉज करिए, फिर उसके बाद अपना प्रयास करके फिर चेक करिए। तो इसका सही जवाब है बच्चों सी, प्रकाश ऊर्जा। पटाखा छूटता है तो प्रकाश भी निकलता है, आवाज़ भी होती है और उसमें ऊष्मा भी होती है। तो 3 प्रकार से ये परिवर्तित होती है, 3 ऊर्जा में। 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज़ में क्या होती है? तो बच्चों वीडियो फिर से पॉज कीजिए और अपना प्रयास कीजिए। तो बच्चों इसका सही जवाब है स्थितिज और गतिज ऊर्जा, क्योंकि 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जो भी चीज़ ऊंचाई पर रहेगी उसमें स्थितिज ऊर्जा आ ही जाएगी, और वह चूँकि उड़ रही है तो इसमें गति भी है, इसलिए दोनों चीज़ें होंगी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों आप लोग। प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि दिए गए चित्र में किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है? तो आप लोग इसको देख लीजिए किस बिंदु पर। तो इसके 4 ऑप्शन जो दिए हैं बच्चों, आप लोग देखिए बी और सी पर गति शून्य हो जाती है, तो वहाँ गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, तो सभी पूरी ऊर्जा किस में बदल जाती है? स्थितिज ऊर्जा में। इसका सही ऑप्शन है 6 का डी होगा बच्चों। प्रश्न नंबर 7, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। बच्चों आपको इसमें सत्य ढूंढना था। आप लोग देखिए समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, क्योंकि दीवार पर लगे हुए शीशे के पीछे जाके हमारा चित्र बनता है, जबकि वहाँ दीवार होती है, दीवार के पीछे ये आभासी होता है। वास्तविक प्रतिबिंब रियल में उल्टा बनता है, लेकिन यहाँ सीधा दिया है तो ये गलत है। अपसारी प्रकाश किरण पुंज एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन यहाँ क्या लिखा? उल्टा, एक बिंदु पर मिलती, तो ये अभिसारी में भी उल्टा है। तो इसलिए बच्चों इसका सही जवाब है ए, 7 का ए है बच्चों। आप लोग प्रयास करके देखिएगा। प्रकाश की किरणें जब किसी सतह पर पड़ती हैं तो निम्न में से क्या घटित होता है? वस्तु के पृष्ठ से प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन, वस्तु से प्रकाश ऊर्जा का पारगमन, वस्तु द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, उपरोक्त सभी। तो बच्चों ये तीनों घटनाएं घटित होती हैं। अब ये उस तल के ऊपर निर्भर करता है, एक परावर्तन अधिक होता है, एक पारगमन अधिक होता है, एक अवशोषण अधिक होता है। प्रश्न नंबर 9, यदि किसी समतल दर्पण और आपतित किरण के बीच का कोण 40 अंश है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो बच्चों इसका सही जवाब है सी, क्योंकि अगर दर्पण और आपतित किरण के बीच का कोण 40 अंश है तो बच्चों अगर आपने पढ़ा है तो फिर आपतन कोण जो कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच होता है, अभिलंब 90 डिग्री पे होता है,
तो 90 में से 40 घटा देंगे तो आपतन कोण निकल आएगा 50 डिग्री। और आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, तो उन दोनों का योग कितना हो जाएगा बच्चों, 50 और 50 को जोड़ के 100 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में किसका पार्श्व परिवर्तन होता है। तो पार्श्व परिवर्तन का मतलब ये होता है बच्चों कि बाएं हाथ को अगर हम शीशे में देखते हैं तो दाहिना हाथ दिखता है, अगर बाएं हाथ को हिलाते हैं तो दाहिना हाथ हिलता हुआ दिखता है, और दाहिने हाथ को हिलाते हुए देखते हैं तो उसमें बायां हाथ हिलता हुआ दिखता है। इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो बच्चों अगर देखिए तो बायां दायां यच में करेंगे तो कोई उलटिए यच ही रहेगा, यम को भी आप बायां दायां करिए तो कोई समस्या नहीं है, डब्लू में भी, लेकिन बी को करेंगे तो जो अभी बाईं आपको तरफ दिख रहा है लाइन, वो जब उलट देंगे तो आप प्रतिबिंब में देखेंगे तो दाहिने तरफ हो जाएगा, इसलिए पार्श्व परिवर्तन बी में होगा। गोलीय दर्पण का भाग जिससे प्रकाश का वस्तुतः परावर्तन होता है, दर्पण क्या कहलाता है, द्वारक। इसका बच्चों बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कहाँ उत्तल दर्पण लगा होता है, आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है बच्चों बी, कार बस तथा ट्रक के चालक के पास दाईं ओर। निम्न में से कौन सा बल संपर्क बल है। तो संपर्क बल में जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में होती हैं तब यह बल लगता है बच्चों। तो घर्षण बल और पेशी बल ये दोनों संपर्क बल होते हैं, तो यहाँ घर्षण बल दिया है बच्चों, ये क्या है, संपर्क बल, घर्षण बल। इसका 13 का ए सही जवाब होगा। निम्न में प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या होता है। तो उत्तोलक के लिए हमने आप लोगों को बताया है, वीडियो में आप लोग जरूर देखिएगा लाइव में, कि आभा आया पिशाच, आ से आलम्ब, भा से भार, आया से आयास। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में बच्चों आ माने आलम बीच में होता है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में होता है, तीसरे में आयास सोच लीजिए, तो आयास मतलब बल बीच में होता है। और इसका एग्जाम्पल भी इसमें जोड़ा गया है, पी से पिलास, स से सरौता, च से चिमटा। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक इसमें है हैंडपंप, 14 का सी। निम्न में कौन सा कथन असत्य है। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। एवोनाइट को ऊनी कपड़ों से रगड़ने पर एवोनाइट में उत्पन्न आवेश धनावेश होता है। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसमें आपको बच्चों असत्य ढूंढना है, और इसमें एवोनाइट को ऊनी कपड़ों से रगड़ने पर एवोनाइट में उत्पन्न आवेश ऋण आवेश होता है। तड़ित चालक सामान्यतः किस धातु की बनी होती है। तो बच्चों वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए, ये जो तांबे का बना होता है बच्चों। तो आप सही जवाब दे पाए कि नहीं इस चीज़ देखिए। जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है बच्चों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। शायद आप सही जवाब दिए। निम्न में से किस विधि द्वारा जल की अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जा सकती है बच्चों। तो इसका सही जवाब है डी, जियोलाइट विधि। 19 नंबर, विश्व जल दिवस की तिथि को मनाया जाता है बच्चों। तो 22 मार्च को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो वायु दाब नहीं डालती, वायु में भार है, वायु का एक घटक नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं है, और वायु में धूल के कण होते हैं। तो असत्य है बच्चों को वायु दाब नहीं डालती, वायु पर्याप्त दाब डालती है। और इसका असली तब पता चलता है जब हम अगर बस में ट्रेन में हैं और हाथ बाहर अगर थोड़ी निकालते हैं या बाइक पे चल रहे होते हैं, तब हवा आंधी आ जाती है, तब देखिए हवा कितना दबाव डालती है। तो बच्चों वायु दाब डालती है, लेकिन यहाँ लिखा है नहीं डालती, ये असत्य है, 20 का ए। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है। तो 21 का बी, 21% होता है बच्चों। सोडा वाटर, कोका कोला आदि पेय में जो बुलबुले दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं। तो इसका सही जवाब है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। तो 22 का बी सही ऑप्शन है। अग्निशमन यंत्र में सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो 23 का ए, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से ग्रीन हाउस गैसें क्या क्या हैं बच्चों। तो
CO2 एवं जलवाष्प। पहला ऑप्शन मीथेन तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा ऑप्शन C नाइट्रस ऑक्साइड। तीसरा ऑप्शन और D उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसको याद कर लीजिएगा, ग्रीन हाउस गैसों में सभी चीज़ें आती हैं। चेचक रोग निम्न में से किस रोगाणु के कारण होता है? तो बच्चों इसको आप लोगों ने ज़रूर याद किया होगा, मुझे उम्मीद है। आप लोग वीडियो पॉज करके अपना टिक लगाइए, फिर बताइए। इसमें 25 का बच्चों सही जवाब है वेरियोला वायरस। ईस्ट किस प्रकार का जीव है? तो ईस्ट कवक के अंतर्गत आता है बच्चों, और मुख्य रूप से एक कोशिकीय कवक में इसी का नाम आता है। ईस्ट एक कोशिकीय कवक होता है। मलेरिया की दवा बनाने में किस पौधे की छाल का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार आया परीक्षा में। 27 का C सिंकोना की छाल। निषेचन के पश्चात अंडाशय विकसित होकर क्या बनता है? तो अंडाशय बच्चों फल बनता है। और कई बार पूछा है निषेचन के पश्चात बीजांड क्या बनता है? तब वो बीज बनता है। निम्न में वर्धी प्रजनन में दो पौधों का प्रयोग किया जाता है। किस वर्धी प्रजनन में दो पौधों का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों आरोपण विधि में दो पौधों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक पौधा जो जमा हुआ होता है उसको कुछ ऊपर से काट करके दूसरे पौधे की टहनी को उस पर आरोपित किया जाता है, इसीलिए इसको आरोपण कहते हैं। दाव कलम लगाना विधि क्या होता है बच्चों? इसमें किसी टहनी, पौधे से लगी हुई टहनी को जो ज़मीन के पास में होती है उसको ज़मीन में थोड़ा सा छील करके उसके तने को और फिर मिट्टी से दबा देते हैं, मिट्टी के नीचे, और उस पर मिट्टी रख देते हैं, जिससे कुछ दिनों बाद उसमें जड़ निकल आती है। और जड़ निकल आने पर आप ऊपर से जो टहनी दबाए हुए हैं उसको काट देते हैं, तो एक उसको खोद करके फिर दूसरी जगह हम लोग लगा सकते हैं, गड्ढा मिट्टी सहित ले जाके, और वो पौधा बहुत बढ़िया लग जाता है। कलम लगाना, जैसे आप लोग देखते हैं कि गुलाब के पौधे की टहनी लगा दे रहे हैं, गुड़हल की पौधे की टहनी लगा रहे हैं, ये कलम लगाना है। तो बच्चों वर्धी प्रजनन में दो पौधों का प्रयोग केवल आरोपण में होता है। इस तरीके से हमने आंसर भी आप लोगों के लिए बेटा लास्ट में लिखा है, जान के इसलिए लास्ट में लिखा है कि आप लोग पूरा प्रयास कर लें। अगर सुनने में कहीं आपको नेटवर्क का इशू रहा है तो आप लोग इसको तब मिलान कर लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं बच्चों। इस समय कोई भी अपने समय का मिसयूज मत करना। आप लोग अगर रीजनिंग, साइंस और सोशल इन पे विशेष प्रयास करेंगे, मैथ में अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो आप उसमें भी ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा चुनिंदा टॉपिक्स का, और निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे। आप लोग राष्ट्रीय आय के लिए लगे रहिए। आने वाले समय में हम आपको और भी परीक्षाओं के लिए जो तैयारी है कराएंगे। मैथ्स में भी इसमें हम क्लासेस देंगे बच्चों, तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर आप लोगों का ये वीडियो पसंद आया हो, निश्चित रूप से अपने साथियों को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक न किए हों, और सपोर्ट कीजिए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों के लिए फिर से जल्दी ही नया वीडियो लेके आते हैं। थैंक यू बच्चों।